बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल के माध्यम से और दर्शकों को जो ये चैनल देख रहे हैं। तो अभी ये जो अंधविश्वास है, पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ। मेरा नाम गीता कलवार है और मैं बिहार गोपालगंज जिला से हूँ। तो ये जिस तरीक़ा से ये सारा चीज़ देश में हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो या धर्मवाद वाली मुद्दा हो, इनका सबका अपना अपना एक दुकान है। कोई वास्तविक समानता नहीं चाहता, सब अपने अपने दुकानों में लगे हैं कि मेरा दुकान सबसे आगे चले और कुछ नहीं है। अगर वास्तविक समानता अभी तक लोग चाहता या इस देश के जितने लीडर है वो चाहते, तो अभी तक हमारे देश के ये बेड़ा गेड़ा नहीं होता। हम लोग शायद अमेरिका यूरोप जैसे आगे होते। महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे कि महिला सशक्तिकरण पे आप काम कर रहे हैं शायद काफी टाइम जी। और आपने कहा भी टिट फॉर टैट होना चाहिए। जो नर यानी हस्बैंड के रूप में वाइफ के साथ में वो बिहेवियर जो होता है वही समान रूप से वही बिहेवियर मतलब जो है पत्नी के भी पास पूरा अधिकार है कि संविधान में तो अधिकार है लेकिन वो लागू नहीं है। तो बाबा साहब ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि महिला पुरुष बराबर है और उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। समाज है, दत्यानुसी सोच का समाज है, इसमें परिवर्तन कैसे आएगा? विदेशों में ऐसी गुलामियां नहीं है शायद। विदेशों में बराबरी की बात है, वहाँ ऐसी गुलामियां नहीं है। हमारा समाज, पहली बात तो ये लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आया कि संविधान ने जब कह दिया कि बराबरी है तो फिर छुआछूत नीच ऊंच क्यों है हमारे समाज में। अभी तक ये बात ना समाज को समझ में आया, ना ही राजनेताओं को समझ में आया, किसी को समझ में नहीं आया। नर नारी के भेद की बात हो रही है कि नर नारी के भेद, यही तो भेद है। पुरुष अपने आप को सुपीरियर समझता है और महिला नीच है। मतलब उसको पति की हुकूमत में ही रहना है। हाँ, पति के हुकूमत में ही रहना है, वही मानना होगा। हाँ, वही मानना होगा। और ऐसा ये जो प्रक्रिया है इस पर रोक लगाने का कोई फार्मूला है आपके पास? रोक लगा बंद कर दो, काम खत्म। नहीं, रोक लगाने की क्या फार्मूला है? जो वो औरत गुलाम है वो अपने हक पे पढ़े, हिंदू कोड बिल है, संविधान है, वो पहले पढ़े और पढ़ने के बाद वो समझे और वो खुद अपने आप पर लागू करे कि हम नहीं मानेंगे आपके इस रीति रिवाज को। हम नहीं मानते कि पुरुष हमसे सुपीरियर होता है या हमारा पति हमसे शादी करके आया तो हम नहीं मानते कि वो हमसे बड़ा है। हमारा जब संविधान कहता है कि वो पार्टनर है, वो बराबर के भागीदार है, तो हम नहीं मानते कि वो हमसे सुपीरियर है। हम बराबरी में देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जिन महिलाओं ने विरोध किया है वो महिलाएं भी उस गुलामी को एक्सेप्ट करती हैं, स्वीकार करती हैं। हाँ, तो होता है ना, ये लास्ट में महिलाएं वो गुलामी प्रथा को स्वीकार कर लेती है क्योंकि इसके ऊपर पति मारता है। सास भी जैसे सत्ता आता है, बहू आ जाती है, वो भी तरह तरह के अत्याचार करती है बहू के ऊपर कि नहीं, हमने ये गुलामी स्वीकार किया, तू कैसे नहीं कर सकती, तुझे भी गुलामी स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि सास को दादी ने मारा होती है पीछे से। सास का शब्द आ गया, मैं इसी पे जाऊंगा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं क्योंकि आपके विचार मुझे बहुत एक्टिव लगे। मैं आपका विरोधी नहीं हूँ, आपका समर्थक हूँ, आप वाली विचारधारा का व्यक्ति हूँ, इसीलिए इस मुद्दे पर मैं बात कर रहा हूँ और ये मेरी विचारधारा बचपन से। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ सास की बात आ गई तो ठीक है, लेकिन वही उसी महिला की माँ की अगर बात आ जाए तो वह भी तो वही बिहेवियर करती है। वो कहाँ अपनी बहू को उतनी आज़ादी दे रही है? क्योंकि या बेटी को नहीं, इसका एक रीजन है ना कि जिस कुएं के पानी हमने पिया, मतलब मेरी सास ने पिया, उसी कुएं के पानी मेरी माँ ने पिया है। तो दोनों तो बराबर बिहेवियर करेगी। दोनों बराबर गुलामी प्रथा में जी है। मेरी सास ने भी पति के अत्याचार सही है, मार खाई है, मेरी माँ ने भी खाई है, तो दोनों सेम करेगी ना, वो तो उससे आगे नहीं निकल सकती। भारत में ये नौटंकी चलती ही चलती है सदियों से। क्योंकि ये चीज़ मैंने समाज में नहीं, अपने खुद के घर में भी देखा। मेरी दादी का जो हाल था वो मेरी माँ को भी था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही था। अब वो चीज़ें मेरे पति भी मेरे ऊपर लागू करना चाह रहे थे, हमने भी कुछ टाइम तक सहा, उसके बाद हमने हटा दिया क्योंकि हम उससे पहले हम अपने पिताजी को देख चुके थे, तो हम तो पहले ही सोच लिए थे कि वही चीज़ हमें मिलने वाला है आगे चल के। तो हमें जब बर्दाश्त हुआ किए, उसके बाद हमने हटा दिया कि नहीं भैया ये नहीं चलेगा, अपना ले जाओ। एक पुरुष आपकी विचारधारा से सहमत है और वो पुरुष समर्थन करता है आपके एक एक बात का, एक एक वर्ड का, जो आपने मंच पे कहा, जो आप इस समय कैमरा पे बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वह पुरुष खुद शिकार हो जाता है उस प्रताड़ना का। पुरुष कैसे शिकार होगा? तमाम किस्म के पुरुष शिकार नहीं होता। देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नहीं, पुरुषों ने शुरू से अपना रास्ता बनाया है कि हम आपके किसी भी गुलामी को नहीं एक्सेप्ट करते। महिलाओं ने नहीं बनाया है। ऐसे पुरुष भी हैं, नहीं है।
तो हो सकता है होंगे, इक्का दुक्का होंगे, हाँ। लेकिन वो भी मतलब जो है नारियों के प्रति समर्पित भाव रखते हैं और वो आपकी विचारधारा से सहमत है। ये अगर कोई इस विचारधारा से सहमत है तो वो अब आए हैं, पहले के टाइम में ऐसा नहीं था। पहले के टाइम में तरह तरह से अत्याचार था, उसी माहौल से हुई है। तो वही तो मैं आपसे कह रही हूँ। नानी, दादा, दादी, माता पिता, बुआएं, बहन बेटियां, सब तो वो लोग सब बराबरी के समान से देते थे। जी, आज भी। तो हो सकता है भारत में कुछ 2 4 5 गो घर निकल जाए नारी समाज की तरफ से। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो अभी अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, अभी तो हमें छीनना बाकी है। इसलिए अभी हम मतलब इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, हमें तो अभी छीनना बाकी है, अभी हमें हिसाब लेना बाकी है कि भैया इतने सामाजिक था, वो राजनीतिक था, और ये धर्म के ठेकेदार जो रात दिन पीछे पड़े रहते हैं, तो ये तो अभी हिसाब लेना बाकी है, अभी छीनना बाकी है हमें। हमने तो अभी शुरू किया है बोलना। और आपने देखे होंगे बहुत सारी महिलाएं जो है वो नहीं गई मंच पर, नहीं बोली। 1-2 गई भी तो मेरे से खुद बोल कर गई कि मैं बहुत घबरा रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तो क्यों घबराहट हो रही है? कई पीढ़ियाँ आपको रोक दी गई है, कई पीढ़ियों को नहीं जाना है, ऐसे नहीं बोलना है। बच्चियों ने बोला था आपसे हाँ। पहले भी और आपके बाद में भी बहुत अच्छा बोला था, बहुत खुशी हुई कि बच्चियों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई, हाँ। कोशिश करी उस माहौल में कि जहाँ पे उनके लिए कोई माहौल ही नहीं है। उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने आप के अपनी बातें अटक के बेशक के, लेकिन उन बच्चियों ने कुछ तो कहा, कुछ तो करके दिखाया। तो जो माहौल पुरुष के लिए मिलता हमारे समाज में वो एक नारी को नहीं मिलता। वो किसी भी उम्र की गोदी की बच्ची क्यों ना हो, उसको भी नहीं मिलता। लेकिन उसको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपके पास क्या फार्मूला है कि कैसे चेंज लेके आएंगे? इसके लिए एक ही फार्मूला है, सरकार के पास तो इसके लिए होता नहीं है। हमारे पास यही है कि हम अपने घर में सबके साथ बराबर समान भाव से व्यवहार करें, घर में करें। कैसे लेके आएंगे? समाज में हम ये चीज बाहर फैलाएंगे कि आप लोग भी इसी तरह से करिए, तब समाज में होगा। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो समाज वाले सोचता है कि ये खराब लेडीज है। हाँ, जरा सा बाप कट, वो सुनने को राजी नहीं है। जरा सा उसका अच्छा हेयर स्टाइल देखा तो खराब है, यूनिफॉर्म में देखा, हाँ, वो पारंपरिक लिबास के अलावा कोई लिबास, अन्य लिबास धारण करती है, तो वो अलग से काउंट कर ली जाती है। हाँ, वो अलग से काउंट कर ली जाती है, महिलाओं द्वारा भी और पुरुषों द्वारा। हाँ, महिलाओं द्वारा सबसे पहले होती है। हाँ, वही ना कि नारी नारी की शत्रु है, ये बात आ गई आपके खुद के मुंह से। तो नारी नारी के शत्रु कब है? उसे पीछे से पुरुषों ने ही चढ़ाया है ना कि हम कई पीढ़ियों से ये चीज करते आ रहे हैं, तो तू भी कर, अपने सास कर बहू पर अत्याचार। वही बात है। सवाल जवाब भी बन रहा है और सवाल भी बन रहा है। और सवाल ये है कि हम अपने माहौल को, अपने सिस्टम को कैसे बदलेंगे, कैसे चेंज लेके आएंगे ताकि आने वाले समय में ये माहौल ना बने बच्चियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए बस यही रास्ता है कि हम सबसे समान भाव से व्यवहार करें। हम अपना दृष्टिकोण, एक बुजुर्ग ने जवाब दिया था कि हम अपना दृष्टिकोण चेंज करें। जैसे हम अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी बहन को देखते हैं, उसी दृष्टिकोण से हम दूसरे के बच्चे को, चाहे बेटी हो बेटा हो, उसी दृष्टिकोण से देखें जैसे हम अपने खून को देखते हैं, अपने ब्लड को देखते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो शब्द मैं अपनी बच्ची के लिए नहीं निकाल सकती हूँ वो समाज के लिए नहीं निकाल सकती हूँ। वो जो शब्द मैं अपने बच्ची के लिए नहीं बोल सकती हूँ, सामाजिक मुद्दों पे बात, वही समाज के लिए मैं वो शब्द नहीं, मतलब किसी और के बच्ची को मैं नहीं बोल सकती हूँ कि ये ऐसी है अब ऐसी है। हम जब जागरूक है, हमें लगता है कि नहीं, बच्चों में ये चीज़ डालना चाहिए, जागरूक पैदा करना चाहिए, तो हम तो करते हैं। मैं तो करती हूँ हमेशा इन बातों को। और 36 का आंकड़ा मेरा हर जगह रहता है, पहले तो मेरे रिश्तेदार से ही रहता है। एक एक्टिव पर्सन है, लेकिन हर एक नारी एक्टिव नहीं है। नहीं है, हाँ, नहीं है वो। मेरा सीधा मैं इंगित कर रहा हूँ समाज को, कहीं ना कहीं समाज जिम्मेदार है। हाँ, जो समाज जिम्मेदार है, परिवर्तन लेके आना पड़ेगा, उसके लिए कोई रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। अब इसके लिए नहीं दे पा रहे हैं तो मुझे इंदलाज बोलना नहीं, उसके लिए ये बात सही है कि सबको मिल के बैठ के इस पे सहमति बनानी होगी कि हम कैसे समाज में इस चीज़ों को लागू करें। क्योंकि पीछे हमारे महापुरुषों ने भी जो अच्छे चीज़ आया समाज में, उनको लागू नहीं हुआ, उनका तो अस्तित्व ही खत्म करने की कोशिश की गई है। तो वही चीज़ अभी भी है। हमारे साथ में हमारे एक बहुत ही दिग्गज साथी मौजूद हैं। बहन जी से बहुत अच्छी बात हुई है और बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। और सर से मैं जानना चाहूँगा, सर पूरा माहौल, पूरी आर्ग्यूमेंट भी सुनी, पूरी बात सुनी, इस पर आप क्या कहेंगे एक एक्टिव पर्सन होने के नाते, जबकि आप तो बहुत अच्छे कार्यक्रम, मतलब बहुत अच्छा विचारधारा आप लेके चलते हैं समाज में। देखिए, जो आपका प्रश्न है कि समाज में परिवर्तन कैसे आए, नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल कितना हो पाता है, उसके लिए सबसे नारी के नाम पे मैं यही कहना चाहूँगा कि
इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज है वो शिक्षा है। और इस शिक्षा के माध्यम से जो भी चीज जब समाज में पहुंचेगी तब उसमें बदलाव आएगा। सावित्रीबाई फूले ने उस समय, आज हम सावित्रीबाई फूले को याद कर रहे हैं, आज हम फातिमा शेख को याद कर रहे हैं, इन महिलाओं ने उन बेड़ियों को तोड़ दिखाया है। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया? शिक्षा। और आज हम जो बात आप कह रहे हैं कि संविधान में लिखा है, पुराणों में लिखा है, किसी और में लिखा है, हमें वो पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, हम पढ़ ही नहीं सकते थे, तो हम उसे जाने कैसे? तो सबसे बड़ी आवश्यकता जो मैं समझता हूँ कि जो गीता जी कह रही थी, तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि हमें पढ़ना होगा, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जब हम उन्हें पढ़ाएंगे, जब वो पढ़ना खुद में सीखेंगे, तो वो हर चीज को समझेंगे, सही क्या है गलत क्या है। मना यही चीज होती रहेगी, चली आ रही है सदियों से, कब से चली आ रही है, कोई नहीं बताता कि किसने शुरू की, क्या है क्या नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि जब हम, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जब हम उन्हें पढ़ाएंगे और उन्हें सही तरह से पढ़ाएंगे तो फिर बात बनेगी। लोग क्या करते हैं, पढ़ाने के बजाय पूजा पाठ में लगाते हैं, आडंबर में लगाते हैं। आज भी किसी भी आदमी को आप उठा के देख लीजिएगा कि वो अपने बच्चे को मंदिर तो साथ ले जाएगा, लेकिन विद्यालय जब जाएगा तो उसके पास बहुत सारा काम है, बच्चे को ऐसे ही छोड़ देगा। उसका बच्चा रास्ते से गायब होता है, तफरी मारता है, क्लास में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो बाप को ये ड्यूटी निभानी पड़ेगी, माँ को ये ड्यूटी निभानी पड़ेगी। पहला कर्तव्य सबसे पहले स्कूल तक बच्चे को छोड़ना है, छोड़ना और स्कूल से लेना है। अगर वो इस काम को प्रायोरिटी दे, इस काम को सबसे पहले रखे, तो परिवर्तन शीघ्र आएगा। और जिन लोगों ने इस फॉर्मूले को अपनाया है वो परिवर्तन ला चुके हैं। सर, मैं एक बार फिर से दोबारा मुद्दे पे जाना चाहूंगा। जैसे अभी आपने बात कही कि जी। बच्चे को स्कूल छोड़े और लेकर के आए, जी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में आपने देखा होगा, और प्राइमरी स्कूल में भी आप अक्सर देखते होंगे कि बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, 10वीं 11वीं 12वीं में क्यों ना आ जाए, माता पिता खुद लेने जाते हैं और खुद ही छोड़ के आते हैं। प्राइवेट स्कूलों की अधिकतर मैं बात करूँगा। तो कहीं ना कहीं समाज में, माहौल में, एक बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए ये बात लागू होती है। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं खौफ है, इसलिए तो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ पा रहे। नहीं, देखिए, मैं छोड़ने का उस खौफ को कम, मैं जिम्मेदारी इस बात की कि तुम्हारा बच्चा किसी गलत संगत में पढ़ के वो खुद गायब हो जाए, तो ये माँ बाप नहीं बचाएगा तो कौन बचाएगा? हम सरकार से कितनी उम्मीदें करेंगे? सरकार तो अपने बैठे मंत्रियों को भी ठीक नहीं चला पाती, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? इसलिए हमें हमारे बेटा बेटी की जिम्मेवारी स्वयं निभानी है, और जिन लोगों ने निभाई है वो आगे आ गए हैं, और जो लोग नहीं निभा पा रहे हैं उन्हें जगाना है, उन्हें जगाना है। हम केवल सरकार को दोष देते रहे नहीं, हम उसके लिए ज्यादा जिम्मेवार खुद में हैं। और माहौल, सोसाइटी, देखिए, सोसाइटी किससे बनती है? इंसानों से बनती है। इंसान जैसी सोसाइटी को लाइक करता है उसमें वो चला जाता है। जुआरी को ढूंढ निकालता है, कहीं जुआरियों को गांव नहीं बसते हैं, चोरों के कहीं गांव नहीं होते हैं, 2 4 5 जगह जगह से इकट्ठे होते हैं, डाका डाल लेते हैं। लेकिन सज्जन लोग अगर वो रहते हैं, इन आताताइयों की औरों की गिनती होती भी कितनी है। साथियों, मैं कुल मिलाकर के मुद्दे की बात में कहूँगा, सर ने कहा कि अपने तरह का इंसान ढूंढ ही लेता है। हम लोग जो इस माहौल में यहाँ खड़े हुए हैं, लगभग सब एक जैसे ही हैं, एक जैसी विचारधारा के हैं, इसीलिए आज एक दूसरे के सामने हैं। लेकिन कभी सपने में नहीं सोचा होगा कभी हम एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे। देखिए, उसके लिए हम जब निकल पड़े तो मिलेंगे लोग, अपने जैसे लोग मिलते चले जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जैसे चैनलों का साथ मिलेगा, आप जैसे पत्रकारों का साथ मिलेगा हमें, और तमाम साथी जब इसमें आगे आ रहे हैं तो हौसला बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। ऐसे गीता जी ने बताया कि हौसला लगातार बढ़ रहा है। हम मानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन सारी समस्याओं के लिए बहुत तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोगों की कोशिश ये है कि नारी सशक्तिकरण को आगे लाएंगे, अपने घर से उन्हें सम्मान देंगे और बढ़िया तरीके से उनके साथ व्यवहार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये विचार विमर्श बहुत अच्छा लगेगा। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय सभी देशवासियों को। और आज सावित्रीबाई फूले के जन्मदिन पर फातिमा शेख के सहयोग के लिए और दोनों ही नारियों के सम्मान में मेरा सभी देशवासियों को कोटि कोटि अभिनंदन। और आपने जो सुन रहे हैं
तो सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।